नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। तो बहुत अच्छे से जल्दी से आ जाएगा। आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं जितने भी कृषि वाला टॉपिक है उसको हम आज करेंगे। मिल मिल जा भाई। हम्म आई थिंक मैंने ये शायद एक मिनट। मेरे हिसाब से गलत PDF ओपन हो गई है। वॉइस। ये फिर से गलत खुल गई, पता नहीं क्या हो रहा है। बोर्ड हैंग हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट। नमस्ते आरती मिश्रा, सुनील, सुमन सक्सेना जी। अरे शिवांगी, मेरी मेरी जो बेटी है ना वो इस टाइम ही सोती है 2 बजे। तो बताए वो अब सो रही है तो तुम्हें मैं 1 घंटा से ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, 2 घंटे पढ़ा दूंगी। क्या हो रहा है इस बोर्ड में? अरे यार फिर से कुछ दिक्कत हो गई। चलो, हमें वैसे भी क्रांति पढ़नी है। हाँ, यहाँ पे है, ये देखो क्रांति, ये रही। हमें सारी क्रांतियां पढ़नी थी। ये है, ये कृषि का जो टॉपिक है यहाँ से रह गया था। तो ये डालो आप अपना क्रांति। क्रांति, रिवोल्यूशन, प्रोडक्शन। जैसे काली क्रांति किससे संबंधित है? सभी आ जाइए जी। काली क्रांति किससे संबंधित है याद करवाना है मेरे को क्लास में। मेरे दिमाग में ये होता है कि बस आपको क्लास में ही याद करा दें। जैसे काली क्रांति किससे संबंधित है? बताओ काली क्रांति, तो आप क्या बोलोगे?
काली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? पेट्रोल से संबंधित है। नीली किससे संबंधित है? नीली तो मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसमें तो आपको देखो ये फैक्चुअल डाटा है, ये तो इतना याद ही करना पड़ेगा कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली मत्स्य या मछली पालन से। भूरी क्रांति चमड़ा भूरी, तो भूरी को चमड़ा और कोको कैसे याद आएगा तुम्हें? दिमाग में से सोचो कैसे याद हो जाएगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक भी बस आने वाला है, 2-3 दिन बचे। हाँ, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से है, और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से। तो आपने ये चारों क्रांति पढ़ ली, ये बता दीजिए। जी जी जी। काली क्रांति, काली किससे संबंधित है? काली में पेट्रोल, पेट्रोल दिमाग में डाल लो कि पेट्रोल ही आएगा। नीली में तो हर किसी को याद होता है कि ये मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से संबंधित है, चमड़ा या कोको उत्पादन से का संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जी, तो आप बोलोगे मैम जूट से। गोल्डन फाइबर देखो, जूट, जूट, जूट में गोल्डन फाइबर। जी, जूट में गोल्डन फाइबर क्रांति। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से, नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन से, और काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। काली पेट्रोलियम से, नीली मछली या मत्स्य से, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ध्यान देंगे सभी साथी। जी जी। इसके बाद काली याद हो गया, एक बार खुद पढ़ो अपने आप। काली पेट्रोलियम से, काली पेट्रोलियम से। नीली मछली से। भूरी किससे होगा? तो भूरी चमड़ा, और चमड़े के साथ क्या लिखा है? कॉफी। कोको का मतलब होता है कॉफी, कॉफी। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। चारों याद होनी चाहिए। स्वर्णिम क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम क्रांति को क्या कहते हैं? गोल्डन क्रांति भी कहते हैं। स्वर्णिम क्रांति को क्या कहते हैं? गोल्ड क्रांति। ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है स्वर्णिम वाली। तो जो स्वर्णिम या गोल्ड क्रांति है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? ये बागवानी या शहद से संबंधित है। ये गार्डनिंग और हनी से संबंधित है। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? आप क्या बोलोगे? एक बार अपने आप पढ़ो, चलो पढ़ो जल्दी से। हरित क्रांति, जी, हरित क्रांति। तो आप बोलोगे मैम खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रे उर्वरक से। गुलाबी प्याज और झींगे से। लाल मांस और टमाटर से। गोल आलू से। एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे सभी। जैसे स्वर्णिम क्रांति है, तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित हो गई? सोने वाली क्रांति है। ओके, तो स्वर्णिम या हरित क्रांति बागवानी या शहद उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, हरित क्रांति किससे? खाद्यान्न। ग्रे, ग्रे में उस पे भी ऊपर रह आ रहा है उर्वरक। ओके, जब आप लिख लो तो मेरे को नोट में नोटेड मैम बोल देना, मैं तब आगे कर दूंगी। गुलाबी प्याज और झींगे से संबंधित है। प्याज और झींगा। लाल मांस और टमाटर। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? बोलो। मांस और टमाटर। गोल पोटैटो, हाँ गोल पोटैटो से। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, पेट्रोलियम की मैंने कौन सी बताई थी? सोच के सोचो, याद आया कुछ पेट्रोलियम से? गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है, जूट से संबंधित है ना। भूरी चमड़ा या कोको से, नीली मत्स्य से, और पेट्रोलियम मैंने किससे बताई थी? काली क्रांति से। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्वर्णिम, जो स्वर्णिम या कह सकते हैं गोल्ड क्रांति, वो बागवानी या शहद। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक से। गुलाबी प्याज और झींगे से। लाल मांस और टमाटर। गोल आलू से। अब देखो क्लियर। गोल, गोल आलू से। गोल, तो गोल चीज क्या होती है? खाने की सब्जियों में आलू, उस तरीके से याद रखना।
लाल, मांस और टमाटर। लाल किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। लाल, मांस और टमाटर। लाल तो टमाटर भी रेड होते हैं, मांस भी रेड होता है। गुलाबी, प्याज गुलाबी सा स्किन होती है ना। प्रॉन्स, झींगा। और ग्रे उर्वरक से, हरित क्रांति खाद्यान्न से। याद हुआ? आगे चलते हैं। सिल्वर फाइबर, देखो एक है गोल्डन फाइबर क्रांति, तो गोल्डन वाली किससे संबंधित होगी? जूट से। अब ये जो सिल्वर वाली आएगी, सिल्वर वाली जो आएगी, ये कपास से संबंधित है। कपास, सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर, सिल्वर में ध्यान देंगे, सिल्वर फाइबर क्रांति। कपास, गोल्डन वाली किससे? गोल्डन अगर शुरू में लिखा हुआ आ गया तो गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। लेकिन सिल्वर फाइबर क्रांति जो आई, सिल्वर चांदी वाली, वो कपास से। रजत, एक आती है रजत, रजत नाम के एक लड़के का भी नाम हो सकता है रजत। तो रजत क्रांति जो अंडा और मुर्गी पालन, एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है। एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है। श्वेत, ये सफेद है, ये दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। शुद्ध, श्वेत तो दूध ही होता है, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन, दूध तो दूध से। पीली तो भैया पीली तो दाल ही होती है। तिलहन, ऑयल सीड। हरित स्वर्ण क्रांति, बेम्बू, किससे रिलेटेड है? बेम्बू से। बेम्बू 15 हो गई। आपने ये 15 लिख ली। तो सिल्वर, जब मेरे को लिख लोगे नोटेड मैम बोल देना, मैं इतने एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कृषि है इस चैप्टर का नाम, कृषि जी। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे रिलेटेड है? कपास। रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट पालन। श्वेत दूध एवं डेयरी उत्पादन। पीली तिलहन से। हरित स्वर्ण क्रांति बेम्बू या बांस से संबंधित है। बेम्बू या बांस से। हरित स्वर्ण क्रांति, हरित, हरित आ गई ना, हरित। और गोल्डन क्रांति जो मैंने बताया ना, स्वर्णिम क्रांति, वो बागवानी या शहद से। पीली तिलहन से हो गई, गोल आलू से हो गई। गोल्डन वाली गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट पालन से। श्वेत दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट से। पीली तिलहन से हो गई। हरित स्वर्ण क्रांति बांस से हो गई। क्लियर जी। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। नोटेड 15 हो गई जी। आगे, बादामी, बादामी मसाले से, बादामी मसाले से। और 17वीं मैं लिखवा देती हूँ, परामनी क्रांति। मुझे याद है एक और, परामनी क्रांति भिंडी से संबंधित है। और कोई है? और अगर आपको याद हो तो आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। मेरे को 17 याद करवानी थी तो 17 आपको याद करवा दी है मैंने। अब आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बताओ? तो आप बोलोगे मैम दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। व्हाइट रिवोल्यूशन जी। व्हाइट, अब ये आराम से, श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन। क्या है? वर्गीज कुरियन। गणेश कुमार कह रहे हैं मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ऐप है हमारा, RWA का ऐप है, उसको ओपन कीजिए। फ्री क्लास नोट्स के नीचे एक वो है, जाओ जल्दी जाओ गणेश, वहीं जाते रहो पहले। लेकिन तुम फिर मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। लिख लो कॉपी में कि मैडम ने बोला है, लिख लो कॉपी में, अगर आवाज ही सुननी है तो। भाई फ्री क्लास नोट के नीचे एक पीडीएफ नोट का वो है, पीडीएफ नोट पे क्लिक करना। क्लिक करते इस पे खूब सारे चैनल आ जाएंगे हमारे RWA के, कि RWA डिफेंस, RWA टीचिंग चैनल, RWA। तो हमारा 16 मिलियन वाला कौन सा है? रोजगार विद अंकित। इस तरीके से लिखा है, रोजगार विद अंकित। उस पे क्लिक करना। उस पे जब क्लिक कर लोगे, लिख लो कॉपी में, उस पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ बहुत सारी मैराथन आएंगी जो मेन चैनल पर अक्सर होती हैं। तो उसी में एक फोल्डर बना हुआ आएगा, गागर में सागर, पैट गागर में सागर, पैट गागर में सागर। उस पे क्लिक करना।
उसमें हर सबसे ऊपर मुझे लगता है साइंस की भावना मैम की क्लास है ऊपर। फिर उसके बाद नीचे, ऊपर से नीचे पूरी देखोगे ना तो सीक्वेंस से पड़ी हुई है, उन्हें डाउनलोड करके पढ़ लेना। मेरे से भी किसी ने मांगी थी, मैंने खुद डाउनलोड करके सारी पहुंचाई है। हाँ। ओके। वो फ्री क्लास नोट में नहीं, पीडीएफ क्लास नोट में जाना। और हमारे जो चैनल है 16 महीने वाले रोजगार विदंग की, तो उस पर क्लिक करना, उस पर गागर में सागर मिल जाएगा। चलो। हाँ। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर? करनाल हरियाणा में। ये आपने नोट कर लिया सबने? याद करा करो। बदामी, बदामी मैंने संबंधित क्रांति किससे बताई? मसाले से। खुशी, मैंने सारे चैप्टर के नाम तुम्हें बताने के सिलेबस मैंने दे रखा है पहले चैप्टर के साथ, आप उसमें देख लेना। झींगा क्या होता है? प्रॉन्स। मछली जैसा तो नहीं होता, लेकिन सी फूड ही है वो, प्रॉन्स। सब खाते हैं, जो सी फूड खाने वाले लोग होते हैं सब खाते हैं। कुक्कुट क्या है भाई? कुक्कुट एक मुर्गी है। मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म नहीं करते जहाँ 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार बच्चे पालते हैं, उसे कहते हैं कुक्कुट। ओके। तो ये आपको याद करना है। ये वाली स्लाइड भी हो गई आपकी, एक बार इसको भी रिवीजन कर लो। सेकंड अगेन मैं रिपीट करा रही हूँ। बादामी क्रांति किससे? मसाले से रिलेटेड है। ब्राह्मणी भिंडी से है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के प्रोड्यूस करने से, उत्पादन बढ़ाने से। इसके जनक कौन है? वर्गीस वर्गीस कुरियन है। ओके। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो डेयरी की 65 में हुई थी। और डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एक बार इसका नाम भी पढ़ लो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एक तो ये है, और दोबारा से राष्ट्रीय डेयरी, फिर अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर है? करनाल। करनाल किस स्टेट में पड़ता है? हरियाणा में। ओके। आई होप याद हो गई होगी। अमूल के संस्थापक, अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है ये बताओ सभी? हाँ हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। जी। हो गया सबका? अब आती है हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति आने से बहुत ही देशों में सुधार आया है। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में 1960 के दशक में शुरू हुई थी। हरित जो क्रांति है ये कब शुरू हुई थी? झींगा क्या है बताया तो मैंने? प्रॉन्स, मछली, सी फूड। पढ़ने पे ध्यान दो। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से रिलेटेड है। सबसे पहली बात, 1960 के दशक में शुरू हुई एक महत्वपूर्ण योजना मतलब थी, जिसके दौरान उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, मतलब हरित क्रांति के दौरान जो था, उच्च उपज देने वाले एच वाई वी उच्च उपज देने वाले एच वाई वी किस्मों के बीच आधुनिक कृषि मशीनरी, कीटनाशकों, उर्वरकों और बेहतर सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके फसलों की पैदावार में भारी रूप से की गई वृद्धि थी। मतलब फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि की गई थी। हरित क्रांति का मतलब कि क्या हो? हरित क्रांति की फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि हो, काफी वृद्धि, है ना? तो इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब ये क्रांति आई तो इसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। इससे ज्यादा फोकस किया कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना और भुखमरी को समाप्त करना था। क्योंकि विकासशील जो देश थे उसमें भुखमरी ज्यादा होती थी, तो भुखमरी को क्या करना था? कम करना था। तो आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कहने लगी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका नाम याद कर लो, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नाम याद करना है। और 1970 में इन्हें क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जी। फिर
हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था ये बताओ। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गोर्ड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे, डॉक्टर विलियम गोर्ड ने किया था हरित क्रांति। जी, हरित क्रांति का तो समझ आया। उच्च उपज इस क्रांति में ना उच्च उपज देने वाली किस्में, नाम पढ़ो जरा एक साथ, नाम बोलो। उच्च उपज देने वाली किस्मों की की किस्में या उनके बीज आधुनिक कृषि मशीनरी, कीटनाशकों, उर्वरकों और बेहतर सिंचाई। कृषि मशीनरी का यूज किया गया, मशीनरी ताकि अच्छे से हो सके, और कीटनाशकों का यूज किया गया ज्यादातर है, उर्वरकों का यूज किया गया, और बेहतर सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि करी। जी, ठीक है। अब उन्नत बीज, तो आपको पता उन्नत बीज आए, मशीनीकृत कृषि उपकरण, बेहतर सिंचाई कर दी, मतलब इनमें ये सब किया। तो बढ़ती जनसंख्या को की मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्न सुरक्षा निश्चित करना और भुखमरी कम करना। विकासशील देशों में भुखमरी होने लगी थी, इसलिए ये सब काम किया गया कि उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज करे जाएं भैया, उगाए जाएं। हैं, चलो आगे चलते हैं, है ना। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये स्टार्ट कब हुई थी, मैक्सिको में। कहाँ स्टार्ट हुई थी, मैक्सिको में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे बता दीजिए। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गोर्ड ने किया था। हु गेव द ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड, डॉक्टर विलियम गोर्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में कौन थे बता दो। विश्व में तो आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें किसमें, देखो इन्हें याद रखो, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग जी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और इन्हें जो है पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी में जो है बहुत पैदावार हुई हरित क्रांति से, ये आपको याद रखना है। मतलब जब ये हरित क्रांति आई ना भारत में, तो भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई और इसके माध्यम से भारत में गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। मतलब ये कहते हैं कि गेहूं और चावल की फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और बहुत सारी फसलें हुई। और ये लगा लो कि जैसे उच्च उपज वाली किस्में, है ना, ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया। तो ये थी पूरी हरित क्रांति। अब आती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर अदर नेम स्थानांतरित कृषि। कृषि देखो इधर आओ, यहाँ पर सब सुनेंगे। कोई विशेष क्षेत्र है, मतलब कहीं का भी क्षेत्र ले लो, अपने गांव का ही ले लो, किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति, मतलब तुम वहां की वनस्पति को काट लो और जलाकर साफ कर लो। उस जगह को मतलब काट लो, उस जगह की मतलब जितनी भी वो झाड़ियाँ उड़िया होती है उसको काट लो, उसको जला के साफ कर लो, फिर उसे खेती योग्य बना लो। अब इस पे खेती योग्य जब बना लो तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब इस पे खेती की जाती है जी, तो उस मतलब क्या होता है, उसे साफ आफ कर लेते हैं, फिर उस पे खेती करना शुरू करते हैं। अब जब तक वो लगातार खेती करते रहेंगे, जब तक वो उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी जमीन की, जब उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता, पर्यावरण को नुकसान होता है। तुमने एक जगह का एरिया तो खराब कर दिया, पहले उसकी वहां की फसल को काटा, उसको वो करा है। अब तुम क्या करते हो, सेम यही प्रोसेस, जब वहां की तुमने सारी उर्वरा शक्ति खत्म कर दी उस जगह की, तो तुमने ये प्रोसेस दूसरी जगह करा। तो इससे क्या होता है, फसलों को नुकसान, मतलब पर्यावरण को नुकसान होता है।
पर्यावरण को नुकसान होता है इस स्थानांतरित कृषि से। मतलब ये स्थानांतरित, नाम में ही देखो क्या है, नाम में ही देखो क्या है, स्थानांतरित। स्थान ही बदलते रहते हैं, स्थान से स्थान पे ही जाते रहते हैं। एक स्थान यूज कर लिया, जब वो लगा उसकी भैया वो अब इसमें तो उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, चलो दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, चलो चलो चलो। तो नाम ही स्थानांतरित है, तो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा ही ना स्थानांतरित नाम से। ओके जी, आगे चलते हैं। इसका नाम क्या है, अदर नेम। स्थानांतरित कृषि को स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्लेश एंड बर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि उस स्थान की जितनी भी झाड़ियां होंगी उन्हें काट कर जलाकर साफ किया जाएगा, तो इसलिए स्लेश एंड बर्न कृषि, तो जलाते हैं ना और उसे फिर खेती योग्य बनाया जाता है उस स्थान को, ये है। ठीक, अब उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित, अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और देशों में भी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे, गेहूं चावल ही आते हैं खाद्यान्न, मोटे अनाज हो गए कौरव। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, झूम। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, मणिपुर स्टेट में, मणिपुर स्टेट में जरा स्टेट में नाम बताओ, पामलू। क्या नाम है, पामलू है। क्या नाम है, पामलू। अगेन एक बार रिवीजन करो आप सभी। तो भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। नेशनल पार्क और वर्ल्ड लाइफ जितने भी सेंचुरी हैं, ये तो सब आपको जीके जीएस में करवा देते हैं नवीन सर। हाँ जी, चलो। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, एक बार सब पढ़े प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्या नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो खाद्यान्न से जो है किस स्टेट को ज्यादा लाभ मिला, तो आप बोलोगे मैम सबसे ज्यादा लाभ जो है, एक तो देखो हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई, और इसके माध्यम से कौन कौन सी फसलों में काफी वृद्धि हुई थी, भारत में गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। और इसी क्रांति ने, जो क्रांति आई ना हरित क्रांति, भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जी। तो अब स्थान से अलग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थानांतरित का मतलब तो यही होता है। अब अलग अलग राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, पढ़ के सुनाओ, झूम, है ना। अच्छा, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, पामलू, पामलू। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को नाम पढ़ो, जब तक देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छे से। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, अपने आप, तो आप बोलोगे पोडू या पेंडा कहा जाता है, पोडू या पेंडा, क्या कहा जाता है, पोडू या पेंडा, पोडू या पेंडा। मैंने कहा स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जा रहा है, जरा अपने आप नाम पढ़ो, एग्जामिनर यही पूछेगा। ओके सब इंस्पेक्टर। वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, कुमारी। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, कुरुवा। हिमालय को स्थानांतरित, हिमालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, खिल। दहिया कहाँ कहाँ जा रहा है, मध्य प्रदेश में। उड़ीसा की भी बहुत पूछी जाती है। कोमान, पामाडाबी या बिरिंगा उड़ीसा में कहते हैं, और जारा और इरका सदर्न स्टेट में कहा जाता है। मैंने स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, तो वो मैंने सारे अलग अलग नाम आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। विशाल, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, पूछेगा, तो आप किस पे टिक कर के आओगे, पोडू या पेंडा पे टिक कर कर आओगे,
पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि का नाम कुमारी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय में खेल, मध्य प्रदेश में दहिया, उड़ीसा में कोमान, पामाडाबी या बिरिंगा, सदर्न स्टेट में जारा और इरका। क्लियर? जारा और इरका। तो आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? पोडुया पेंडा कहते हैं। और पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय में खेल, मध्य प्रदेश में दहिया, उड़ीसा में कोमान, पामाडाबी या ब्रिंगा, सदर्न स्टेट में जारा और इरका। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन दी वर्ल्ड। अब स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? जैसे मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? मिल्पा। ब्राजील में क्या कहते हैं? रोका। इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? लदांग, लदांग। और वियतनाम में क्या कहते हैं? रे। सेंट्रल अफ्रीका में क्या कहते हैं? मसोले। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कॉन्कू। श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेना। आपको जो है कंटेंट आपको ज्योग्राफी का बहुत अच्छा मिल रहा है, शानदार मिल रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं करा रही, हर एक चीज़ है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्लास मैं तो चाहती हूँ आप क्लास में ही मन लगाकर अच्छे से याद करें। तो मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? मिल्पा, मिल्पा। ब्राजील में रोका कहते हैं, रोका। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदांग। वियतनाम में रे कहते हैं, रे। क्या कहते हैं? रे। सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अमेरिका में मसोले, वेनेजुएला में कॉन्कू और श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, चेन्ना। जी विशाल, विशाल आप ध्यान किधर लगा रहे हो? कितना इजी है अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि के नाम ही तो याद करना, ये तो फैक्चुअल सी चीज है। ये तो मतलब है ही कि भैया आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या पेंडा बोलते हैं, तो पोडू या पेंडा ही बोलते हैं। आपको याद यही करना होगा, इसके अलावा आप कुछ याद नहीं करोगे। अगर कुछ और करोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है? मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, वेनेजुएला में कॉन्को, श्रीलंका में चैना, श्रीलंका में चैना। ओके, हो गया? देख लो, ये स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। आई होप आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक ब्राजील में कॉफी के बगानों को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी के बगानों को कहते हैं फजेंडा। कोई आपसे कह ले कि ज्योग्राफी में फजेंडा क्या है, बताओ, बताओ। कोई कह ले कि फजेंडा क्या है, फजेंडा, तो आप क्या बोलोगे? मैम कॉफी के बगानों को फजेंडा कहते हैं। सिंपल। नाम तो कम से कम टर्म्स तो याद होना चाहिए, शब्दावली तो याद होनी चाहिए। फजेंडा, कहीं हमने फजेंडा नाम सुना है? फजेंडा, तो नाम पढ़ो 4-5 बार, फजेंडा। तो फजेंडा ये संबंधित है ब्राजील के कॉफी के बगानों से। ब्राजील में जो कॉफी के बगान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है, उनको फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा, फजेंडा नाम देखते ही तुम क्लियर कर लोगे कि ब्राजील के कॉफी के बगानों को फजेंडा कहा जाता है। बस। ओके विशाल, ब्राजील में कहने लगे कि ब्राजील में फजेंडा क्या होता है? ये फजेंडा, तो फजेंडा होते हैं कॉफी के बगान। जी आगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जैसे आपको पता है चीजें आ जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे, कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग अधिक है। मतलब भूमिगत जल का उपयोग किस किस स्टेट में है ये बता दो उमेश। किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं? तो किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं? भारत में। भारत की सबसे लंबी नहर बता दो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। और शारदा नहर क्या है? यूपी में।
इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर है। ठीक है, देखो आराम से। ठीक है, चलो। इंदिरा गांधी नहर 650 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान नहर भी कहा जाता है, 650 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये हो गए यहां तक? हो गया सबका? हटा दो इसे। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें। कृषि वाला टॉपिक भी कंप्लीट। ठीक है, अब आता है ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक। यहां तक हुआ सबका? पता नहीं पीडीएफ को क्या हो गया है, ओपन ही नहीं हो रही है। मुझे लगता है दूसरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा अगर पीडीएफ नहीं ओपन हुई तो। आज पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई है। देखो मैं नोट कर रही हूँ तो ये हो ही नहीं रही पीडीएफ डाउनलोड। मुस्कान जी, हो गया यहाँ तक? उद्योग वाला चैप्टर बाद में करेंगे, पहले ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर करेंगे। ये आपको ये हो गया, ये बता दो पहले। मैम सिलेबस कब तक? सिलेबस तो जल्दी हो जाएगा अगर आप दिन का एक चैप्टर एक दिन का एक बार में करोगे तो। जी, हो गया। चलो मैम, ऊर्जा संसाधन सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो
शारदा नहर की लंबाई नहीं पूछी जाती। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा क्या होती है पहले तो ये पढ़ना होना है, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है बताओ। ऊर्जा संसाधन, व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेज, ये बताइए। रिसोर्सेज तो जैसे ऊर्जा संसाधन, तो आप बोलोगे ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक पदार्थ है जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने, बिजली बनाने या मशीनों को चलाने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा हमें किस किस से मिलती है। कोयले से मिलेगी हमें ऊर्जा, बताओ और किस किस से मिलती है। ऊर्जा कोयले से, तेल से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ऊर्जा संसाधनों के मोटे तौर पर नवीकरण जैसे सौर और पवन, और गैर नवीकरण जैसे कौन होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय तो ये मैं बता दूं। ऊर्जा संसाधन का महत्व क्या है ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम ये गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये वस्तु को स्थानांतरित करने और मशीनों को चलाने का काम करते हैं, ये बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण है। मतलब ऊर्जा से क्या हो रही है, बिजली पैदा हो रही है, ये याद रख सकते हैं, है ना। और ये वस्तुओं को स्थानांतरित करने और मशीनों को चलाने का काम करते हैं, ये गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जी मैम पिछले वाला लिखना है, ब्लैक कर दो, बैक कर दो स्लाइड। ये वाला लिखना है भैया, लिखो पहले, चलो तुम ही लिखो। तो इतने में इतने तुम लिख रहे हो, मुझे नोटेड मैम बोल देना। तो ऊर्जा संसाधन क्या है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने, वे प्राकृतिक पदार्थ, ऊर्जा संसाधन का मतलब वे नेचुरल होते हैं, ये ध्यान रखना कि वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने, बिजली बनाने या मशीनों को चलाने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ऊर्जा हमें किस किस से मिलती है, तो आप बोलोगे मैम कोयले से, तेल से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, ऊर्जा संसाधनों से, ये है ना। ये आपको याद रखना है, ये हो गया तभी तो मैं लिख कर बताऊंगी। जी गौरव मेरे प्यारे भाई, ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। देखो मैं पहले तो ऊर्जा, ये हो गया सबका ये वाला। यहाँ पे कुआं नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ऊर्जा संसाधन, व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेस, तो ऊर्जा वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने, जिनका उपयोग गर्मी पैदा करने, बिजली बनाने या मशीनों को चलाने या मशीनों को
या मशीनों को चलाने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये है। अगर कुछ कहने लगे ऊर्जा संसाधन का महत्व क्या, कौन कौन से हैं? महत्व, तो आप क्या बोलोगे? ये गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सबसे पहली बात, ऊर्जा संसाधन ये बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण है। ये बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देंगे। हो गया? तो ऊर्जा का मतलब, ये तो तुम्हें ऊर्जा संसाधन का मतलब समझ में आया। अब देखो, अब हमें ऊर्जा किन किन चीजों से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती किससे? कोयले से, तेल से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, इनसे तो मिल रही है। तो कुछ ही नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। जैसे सोलर पैनल लग गए हैं सबके घरों में, तो ये एक नया चीज है। और कोयला, पेट्रोलियम, ये तो सब पुरानी चीजें हैं, तो ये इसे कह सकते हैं कि ये अनवीकरणीय ऊर्जा है या गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब कोयला वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब देखो कोयला कितने प्रकार का होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोयला ही है ऊर्जा संसाधन में। तो आप बोलोगे मैम कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का, कौन कौन से होते हैं ये बता दो। तो आप बोलोगे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। अब जो एंथ्रासाइट है इसमें कितना कंटेंट है? जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा जी, वो कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जिसमें तो कोयले में क्या मिलेगा? कैसे कोयला कैसे कार्बन, कैसे कोयला कैसे कार्बन। कैसे कोयला कैसे कार्बन। तो आप बोलोगे मैम जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा, देखो लिख रखा ना कार्बन कंटेंट ज्यादा, यानी 80 से 85। आयशा आयशा अभी उठ गई थी, सो गई। तो सर्वोच्च कोटि का कोयला, बेस्ट क्वालिटी कोयल पता चल गया, ओनली जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ये हो गया। फिर देखो 4 प्रकार का कोयला, चारों के नाम याद करने हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। पहला सबसे अच्छा लोहा, ये सबसे ऊपर लिख दिया, सबसे अच्छा कोयला मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे बिटुमिनस। जो बिटुमिनस है वो 55 से 65% कार्बन है उसमें। कितना है? 55 से 65% कार्बन।
ध्यान दो, 55 से 65 कार्बन, और इसमें कितना है 80 से 85। तो जिस कोयले में, कैसे कोयला कैसे कार्बन, दिमाग लगाओ इधर, कैसे कोयला कैसे कार्बन, कि कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा वो सबसे बढ़िया कोयला होगा। कैसे कोयला कैसे कार्बन, लैसे लोहा तो लैसे लोहा, लोहे का कंटेंट उसमें ज्यादा होगा, है ना, इस तरीके से याद रखना है। तो आप बोलोगे एंथ्रासाइड में 80 से 85, तो इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, सर्वोच्च कोटि का कोयला फिर यही हो गया एंथ्रासाइड। बिटुमिनस 55 से 65% इसमें कार्बन है। तो आप बोलोगे मैम, तो और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये सीजी का मतलब क्या है? सीजी का मतलब छत्तीसगढ़, कभी कंफ्यूज हो जाओ, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, है ना। अब पीट, 35 से 45% कार्बन, ये निम्न कोटि का कोयला, लो क्वालिटी कोल। लिग्नाइट तमिलनाडु में स्थित नवेली में, लिग्नाइट में 45 से 55% कार्बन है। भूरा कायला, इसे ब्राउन कोल कहते हैं। और नमी की मात्रा क्या होती है? अत्यधिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, लिग्नाइट। ओके, यहाँ तक समझ आया? देखो, तो अगेन मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, आपको याद करना है। कोयला कितने प्रकार का? 4। सब कोयला, तो इसमें क्या होगा? कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वो कोयला सबसे अच्छा। तो कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा, सबसे अच्छा कोयला। बिटुमिनस में थोड़ा कम कार्बन है, यानी कि 55 से 65 है। तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और ये द्वितीय कोटि का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। पीट, ये निम्न कोटि का कोयला है, इसमें कार्बन कंटेंट क्योंकि बहुत कम हो गया है। लिग्नाइट, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। इस ये इंपॉर्टेंट है कि इसे भूरा कोयला कहते हैं। लिग्नाइट किस स्टेट में मिलता है? नमी की मात्रा अत्यधिक, मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, है ना। ये हो गया है जी। यहाँ तक हो गया है आपका? न्यू टॉपिक है, ये लिखा है, ये न्यू टॉपिक है बच्चा, ऊर्जा संसाधन कृषि वाला हो गया है। ये आपका न्यू टॉपिक है, ये देखो, न्यू टॉपिक ऊपर डाला हुआ है तो है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ, तो तुम इतना वो आराम से पढ़ लो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मेरी भी बेटी सो रही है, आपको पता होना चाहिए जी। फिर वो उठ जाएगी, तो फिर आपको पता है मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ जाती है। ज्वार ऊर्जा विराग यादव, ये आपको वहां मिलेंगे इस समुद्र में, है ना। दीक्षा मेरी प्यारी बहन जी। चलो, कोयला क्षेत्र, अब देखो भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा, ये बताओ। रानीगंज कोयला क्षेत्र, मतलब ये स्टेट याद करने पड़ेंगे अब तुम्हें, कि कोयले की जगह भारत में कहाँ कहाँ है। ओके, तो आप देखो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ मिलेगा, जरा पढ़ना, वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। करणपुरा झरिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मत याद करो, यही पूछा जाएगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, कि वेस्ट बंगाल में कोयला किस जगह पर मिल रहा है? तो आप बोलोगे मैम वेस्ट बंगाल में रानीगंज में मिल रहा है। करणपुरा झरिया, झारखंड में जो कोयला है वो कहाँ मिल रहा है? करणपुरा और झरिया में। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हसदेव नदी के पास छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा नाम की जगह, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, वहां से क्या मिल रहा है? कोयला। तलचर उड़ीसा में है, वहां से मिल रहा है आपको कोयला। नामचिक नामकुफ अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से क्या मिल रहा है? कोयला मिल रहा है। एसी को ऑफ कर दो, ठंड। ठीक है।
नेवेली, नेवेली कहाँ है? नेवेली तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में किस जगह से कोयला मिल रहा है? देखो ध्यान से, तमिलनाडु में नेवेली। तेलंगाना में जो कोयला मिल रहा है वो सिंगरेनी से। असम में कोयला कहाँ मिलता है? असम का कोयला क्षेत्र माकुम। जम्मू कश्मीर में कोयला क्षेत्र कहाँ मिलता है? नीचाहोम। कोयला कौन सी नदियों में मिलता है? तो एक ही नदी है भारत की, दामोदर नदी घाटी में। और कोयला कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम। क्लियर? है ना? मैंने देखो आज का टॉपिक ही आपका ऊर्जा संसाधन वाला है, कल का टॉपिक आपका खनिज का है, तो हमारा ना फिर ये टॉपिक गलत हो जाएंगे। टॉपिक ना वो हमें ऑलरेडी देने पड़ते हैं, तो ये टॉपिक फिर गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये नितिन, अरे भाई हमें, आप मेरे से ज्यादा क्या जानते हो यार? हाँ, घर के काम मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे भी, हमारे भी बहुत काम होते हैं। चलो एक बार और देखो। तो कोयला क्षेत्र समझ में आया। वेस्ट बंगाल में कोयले क्षेत्र का नाम क्या? रानी। कि वेस्ट बंगाल में जो कोयले की जगह है उसका नाम रानी से स्टार्ट होता है, कि लड़की के नाम से। जी, है ना, लड़की। कि रानीगंज, रानीगंज, ध्यान से सुनो, रानी और आगे गंज लगा दिया। अच्छा, झारखंड में करण, करण नाम का लड़का, करणपुरा और झरिया। छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र कहाँ है? कोरबा। उड़ीसा का तलचर। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामकुफ। तमिलनाडु का नेवेली। तेलंगाना का सिंगरेनी। असम का माकूम। जम्मू कश्मीर का नीचाहोम। ये दामोदर नदी घाटी में स्थित कौन सा है? कोयला। और कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। सिंगरेनी, एक रानीगंज है, एक सिंगरेनी तेलंगाना में है। तेलंगाना में सिंगरेनी, नाम देखो सिंगरेनी। असम में कोयले क्षेत्र का नाम क्या है? माकूम, माकूम। जम्मू कश्मीर में कोयले क्षेत्र का नाम क्या है? नीचा होम। असम में कोयले क्षेत्र का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैं माकूम है। जी। और तेलंगाना में कोयला क्षेत्र का नाम सिंगरेनी, सिंगरेनी, सींग, सींग लगे हैं, सींग, क्या लगे? सींग। तेलंगाना के कोयले क्षेत्र में क्या लगे हैं? सींग लगे हैं। क्या लगे हैं? सींग लगे हैं। क्या लगे हैं? सींग लगे हैं। समझे? नेवेली, नेवले, जिसमें नेवला नहीं होता, नेवला, नेवले नाम से, तो तमिलनाडु, इस तरीके से, है ना? आराम से देखो, मैंने कहा रानीगंज। नाम सुनो, नाम सुनेंगे सब। चलो, तो समझ आया? नीचा होम, माकूम, सिंगरेनी। अ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर, है ना? देखो अब तारा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पहले होते क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है, कोई कहने लगे भैया नाभिकीय, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें हैं। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी परमाणु के नाभिकीय विक्रियाओं यानी नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिकों का छोटे छोटे नाभिकों में टूटने, या नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक बनाने में द्रव्यमान की क्षति होने पर प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्र पता चलिए, नाभिकीय संलयन क्या है? तो इसमें अत्यधिक हल्के परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ये सब है।
तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये सब कहानी है। सूर्य और तारे भी नाभिकीय, जी सही है। बस ये वाला टॉपिक कर लो, नाभिकीय वाला। नाभिकीय समझ में आ गया, नाभिकीय ऊर्जा। तारापुर भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये किसकी सहायता से स्टैब्लिश हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका की सहायता से। तारापुर किसकी सहायता से? याद करो, अमेरिका। भारत का। देखो कोयले के क्षेत्र याद हो गए, नामचिक नामकुफ है। अब मैं ऐसी बताऊं आपको, जैसे मैंने एक नामचिक नामकुफ बताया, मैंने एक तलचर बताया, एक मैंने करणपुरा और झरिया बताया, एक मैंने कोरबा बताया, एक मैंने रानीगंज बताया, एक मैंने सिंगरेनी बताया, एक मैंने माकूम बताया, है ना, एक मैंने नीचा होम बताया, एक मैंने नीचा होम बताया ना। ऐसे करके आपको दिमाग में कि मैम ने कौन कौन से कोयला क्षेत्र बताए हैं। फंजेंडा क्या बताया? ब्राजील में कॉफी के बगानों को फजेंडा कहते हैं। ये ऐसे इस तरीके से याद करा करो टर्म्स। ओके चलो, तो ये तारापुर भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र इंपोर्टेंट तारापुर है। ये महाराष्ट्र में। ये किसकी सहायता से स्थापित? अमेरिका की सहायता से। ये पूरे हैं, ये इंपॉर्टेंट। देखो सारे ये यहाँ तेल शोधनशाला हम करवा देंगे। ये कि जो तेल निकलता है तो उनका तेल शोधनशाला वहां से छाना वाना जाता है ना। तो ये रावत, यहाँ तक कर लो, बस यहाँ तक कर लो पूरी ये स्लाइड। रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में है। ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कि रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका किस स्टेट में है, इस तरीके से। और ये इससे ना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से मोस्टली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में, नरोरा बुलंदशहर में, काकरापार सूरत में, कैगा कर्नाटक में, और कुड़नकुलम तमिलनाडु में रूस की सहायता से। अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र है, नामचिक नामकुफ। आई होप आपको ये सेशन, अब मैं इसको मैच अच्छे से बता दूं, मैं पूरा छोड़ रही हूँ। लो अब आराम से पढ़ लेना अब ये, और अब मैं तुम्हें कराऊंगी कल। अभी देखो उद्योगों का चैप्टर आपका रह गया है, वो उद्योगों का भी होगा भी। प्राकृतिक वनस्पति भी, तो बहुत सारे चैप्टर हैं। लो आपके क्रांति और ऊर्जा संसाधन का आधा टॉपिक, एक्सपोर्ट 761 नंबर की वीडियो। अब बताओ सेशन कैसा लगा? मजा आया? मैं चाहती हूँ क्लास में याद हो जाए। नामचिक नामकुफ क्या है, माकूम क्या है, कोरबा कहाँ है, तलचर कहाँ पर है, करणपुरा, झरिया, सिंगरेनी, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, कोयला क्षेत्र। कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। पीट निम्न कोटि का, लिग्नाइट भूरा कोयला कहाँ मिलेगा? नेवेली तमिलनाडु में मिलेगा। नेवेली क्योंकि तमिलनाडु में है। इस तरीके से सबसे अच्छा जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा वो का कोयला सबसे अच्छा। एंथ्रासाइड में कार्बन अच्छा ज़्यादा है तो उसे अच्छा कोयला मानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो आप बोलोगे मैम बिटुमिनस पाया जाता है। बस चलो, तो अब आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, याद कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। अब बंद कर दीजिए मैम। चलो थैंक यू। सेशन कैसा लगा ये तो बता दो। इतनी बार बार मैं 1.5 घंटे से बोल ही रही हूँ, बोल ही रही हूँ, बोल ही रही हूँ। देखो मन लगा के पढ़ोगे जितना कि मैम ने बताया कि कार्बन में कार्बन कंटेंट ज्यादा किस में? कोयले में, तभी तो वो अच्छा कोयला माना जाता है। तभी तो याद होगा। अमन, शिवानी, रवीना, अंकित, शिवानी, विवेक, मोनिका, सुनील, वसुंधरा, जूली, राहुल, लो अब मैं सबके नाम ले लिए। मयंक, जयंत, प्रीति, बस होने वाला है आपका। अब ये 3-4 टॉपिक और रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर खत्म हो जाएगा। बीच सितंबर तक हो जाएगा। अच्छा लगा सेशन? सबके नाम देखो मैं ले नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे हो। 2-3 हजार बच्चों के नाम लूंगी तो मैं तो, हाँ क्योंकि अब तो सारे जा चुके हैं ना, सबको जाना था तो सब चले गए, बस तुम 2-3 ही हजार बच रहे हो अभी। चलो अब तुम भी नहीं जाओ यहाँ से।
कल मिलेंगे अब। थैंक यू।